नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे जिक्र करूं कि इस समय जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं इंडिया में, उनमें सबसे ज़्यादा चर्चित कौन-सी है? कौन-सा व्यक्ति, कौन-सी महिला, कौन-सी वो चर्चित हस्ती है, जो सेलिब्रिटी है? तो ज़्यादातर जवाब देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो कुछ कहेंगे राहुल गांधी, तो कुछ कहेंगे जो वर्तमान सीजेआई है, उनके लिए कहेंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी चर्चित तो वो भी हैं। और कुछ जो है तेजस्वी यादव को कहेंगे, और कुछ जो अपने ऊल जलूल वक्तव्यों के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बताएंगे। तो कुछ जो भारत के गृह मंत्री है, जिनको राजनीति का चाणक्य कहा जा सकता है, उन अमित शाह जी को भी सबसे चर्चित बताएंगे। और कुछ जो हिंदू फेस है, आज आज पूरे देश में जो है हिंदू फेस, और देश विदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते योगी जी हैं, उनका भी नाम लेंगे। तो कुछ जो है शाहरुख खान का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि अभी शाहरुख खान अभी जो है 60 वर्ष के हुए हैं। अभी उनकी उम्र जो है, उन्होंने 60वां वर्ष जन्मदिन दिवस मनाया कुछ दिन पहले। अब कुछ लोग जिक्र करेंगे विजय, थालापति विजय की। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे नॉर्थ इंडिया वाले कि थालापति विजय कौन है। जानकार तो जानते होंगे। ये तमिलनाडु के बड़े चर्चित वो है, अभिनेता है, और इस समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अभिनेता है। और इस समय उन्होंने एक पार्टी का भी गठन किया है, टीवीके करके जो है, या कुछ ऐसा करके, जो अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। तो उसके लिए जो है उन चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ उनका भी जिक्र करेंगे। तो कुछ हो सकता है क्रिकेटर्स का भी जिक्र करेंगे। अभी महिला वर्ल्ड कप पहली बार जीती है, तो उसमें एक दो नाम है। और कुछ लोग जो है इस समय, एक वो है ममदानी, जोहरा ममदानी, आप जानते हैं। पूरा इस समय भारत में जो है जोहरा ममदानी का ही चर्चा चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी फिल्मकार है, मीरा नायर, और एक मुसलमान की संतान है। वो मुसलमान जो उगांडा का है, हालांकि वो अपना जो है अपना मूल जो है गुजरात को बताता है। तो उसका बेटा ने इस समय न्यूयॉर्क में मेयरशिप जीती, वो मेयर बन गया न्यूयॉर्क का। तो यहाँ पर बड़ा उत्तेजना फैली हुई है, जो एंटी हिंदुओं के देखो एक उसने कर दिया। इसके अलावा कोई जैसे लेखक या पत्रकार या साइंटिस्ट या एविएशन वाले, इसका भी जिक्र कर सकते हैं कि ये हो सकता है। लेकिन इनमें से कोई नहीं है। जिस व्यक्ति का मैं जिक्र कर रहा हूं कि आज की डेट में वो सबसे ज़्यादा चर्चित है, वो इनमें से कोई नहीं है। कौन है ये? आप जब तक अंदाज लगाते हैं, आप अंदाज लगाइएगा। मैं इसका विश्लेषण करूंगा कौन है और क्यों है। उससे पहले मेरा, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। क्योंकि शायद कम लोग जानकारी रखते हैं कि एक नैरेटिव बना हुआ है राष्ट्रवाद और सनातन के खिलाफ। पूरे देश में एक बड़ी तगड़ी लॉबी है वामपंथियों की और कांग्रेसी वामपंथी की, जो हिंदुओं को डाउन करना चाहते हैं। अभी आपने सुना होगा, ये जो उसका मुख्यमंत्री है, तेलंगाना का मुख्यमंत्री, तो क्या कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी और मुसलमान जो है कांग्रेस के हैं। तो स्पष्ट उनका कहना है कि भाई इनकी कोई हैसियत नहीं है, हिंदुओं की कोई हैसियत नहीं है, जो कुछ है इनकी है। तो मैं इन चीज़ के से आपको आगाह करना चाहता हूँ। जैसे कभी कोई राम मंदिर के खिलाफ बोलता है कि यहाँ स्कूल खोलना चाहिए, फलाना होना चाहिए, वक्त के बोलता है कि आप जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इस ढंग से जो एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि साहब, यहाँ आपको याद होगा जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो एक मॉब लिंचिंग का नाम चल गया था, और अवार्ड वापिस जैसी बात चली गई थी, और असहिष्णुता जैसी बात हुई थी, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक नैरेटिव बनाया जाता है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि मैं ही नहीं, मुझ जैसे कई राष्ट्रवादी चैनल हैं, लेकिन क्या है, वो इनकी रिपोर्टिंग की वजह से ये बर्बाद हो जाते हैं। हमारे चैनल जो उठ नहीं पाते, जैसे उठते हैं वैसे रिपोर्टिंग हो जाती है और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए आप सबसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, और लाइक करिएगा, और कमेंट जरूर करें। आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें, और जितनी लंबी आप राय व्यक्त करेंगे, अगर आप मेरे खिलाफ भी बोलेंगे, मतलब इसके खिलाफ बोलेंगे, मैं तब भी आपको सेटिस्फाइड करूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं।
तो अब मैं उस शख्स के बारे में बताने आ रहा हूँ। वो मैंने आप बता दिया, वो कोई नेता नहीं है, वो कोई शिक्षाविद नहीं है, वो कोई पत्रकार नहीं है, वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो कोई स्पेस वाला नहीं है, और जितने भी हैं जज वज कुछ नहीं है। वो है एक आईएएस, एक ब्यूरोक्रेट। और हालांकि आप भी जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की छवि हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं है, उनको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा सकता। हालांकि वो सारी सत्ता, असली सत्ता उन्हीं के पास रहती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये सत्ता रहती है। तो ये जो है, ये जो ब्यूरोक्रेट है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर के और मंत्रालय के फुल फ्लैश सेक्रेटरी तक रहा। और एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी जो इसका अनुभव रहा है, तो प्रोडक्शन से लेकर, ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट से लेकर के कोऑपरेशन विभाग होते हैं, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर समझिए कोऑपरेटिव विभाग, जो उसके अधीन, अब उसके अधीन में है, केंद्र का मंत्रालय है अमित शाह जी के। और ये जो है, जो गृह मंत्रालय, उसमें भी रहा है। यानी कोर जगह पे ये इस व्यक्ति ने जो है काम किया है, और इसने सारी नब्ज जो है इस देश की पकड़ रखी है। और आप सोचिए, अगर अमित शाह जी ने इस व्यक्ति को डिफेंस से लेकर के अपने दोनों मंत्रालय में रखा है, तो समझिएगा इसके अंदर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई खासियत है। तो मैं आपको उस आदमी का नाम बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति कौन है, तो दिल थाम के रखिएगा। वो है आज के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी। ये न सिर्फ बहुत चर्चित है, बल्कि ये जो है, इनके प्रति लोगों के, एक वर्ग विशेष के प्रति लोगों के मन में घृणा है। और जो मेरे थंबनेल का टाइटल है कि अगर हम इस देश की एकता के लिए सरदार पटेल को लौह पुरुष मानते हैं और यूनिटी के प्रतीक है, तो ये ज्ञानेश कुमार जी इस देश को बचाए रखने के लिए, और जो सरदार पटेल के जो काम थे, जो उन्होंने किया, उसको संरक्षित रखने के लिए उसके प्रतीक के रूप में ज्ञानेश कुमार जी को याद किया जाएगा। ये कोई छोटी मोटी तुलना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी समय से सुन रहे हैं कि भारत में जो है घुसपैठिए आ रहे हैं, खासकर बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठिए। और ये क्या कर रहे हैं? डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, डेमोग्राफी के अलावा भारत को चूस रहे हैं। जो इनका नया उद्देश्य है, जो पूरा जो लेफ्ट लिबरल गैंग है और कांग्रेस का है, वो उनको पता है कि भारत में चुनाव से सीधा कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए जो है पॉपुलेशन दूसरे उसकी बढ़ानी पड़ेगी, हिंदुओं को जो है अल्पसंख्यक करना पड़ेगा, और अन्य जो धर्म वाले हैं उनको बहुसंख्यक करें। तो इसके लिए उन्होंने कई रणनीति अपनाई है, जिसमें से एक रणनीति ये भी है। तो जो ये जो है काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक है। मतलब आप ही सोचिए कि आज से 20 साल पहले हुए होंगे, क्योंकि 1961 का जन्म है, तो 72-73 के ये इन्होंने आईआईटी किया। उसके बाद इन्होंने जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस चार्टर्ड अकाउंट का भी कोर्स किया है, और उसके बाद ये पढ़े हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इन्होंने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ा है। तो ज्ञान की दृष्टि से ये अपने में कम नहीं। और ज्ञान के अलावा क्या है, ये कोई जेनू टाइप के नहीं है कि साहब ह्यूमनिटीज में पढ़ लिया, 5 क्वेश्चन रट लिए, 10 क्वेश्चन रट लिए और आप आईएएस आपने क्वालिफाई कर लिया। या अपने पुराने जो जैसे बिहार के लोग क्या करते हैं जेएनयू में, कि जो बेस्ट निकल जाता वो अपने नोट्स आगे आने वाले उसको देता। नहीं, ये साइंस के स्टूडेंट है, और जितना शार्प माइंड साइंस वाले में होता वो औरों के पास नहीं होता, ये मान के चलेगा। इसलिए मैं कभी जो जेएनयू के जो लोग हैं इनको कभी मैं काबिल नहीं मानता, क्योंकि ये लोग सिर्फ इतना ही काबिल है कि ढबली बजा दी और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो ये जो है, तो इन्होंने अपनी शुरुआत जैसे सारे आईएएस करते ही हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी से करी, कुछ एसडीएम से करते हैं, कुछ डीएम से करते हैं। डीएम से तो क्या फिर एसडीएम प्रोफेशन में एसडीएम होते हैं, फिर बाद डीएम बनते हैं, उसके बाद सचिवालय में जाते हैं। तो ये जो है इतना लंबा सफ़र करके आए, और 19 फरवरी 4 मार्च से 4 मार्च 2024 से 28 फरवरी 2025 तक ये चुनाव आयुक्त रहे। जो 3 चुनाव आयुक्तों का जो 3 होता है, 3 सदस्य बॉडी जो होती है, उनमें से एक चुनाव आयुक्त थे वो। और इसके बाद 19 फरवरी 2025 माने इसी साल, अभी इनको 1 साल भी नहीं हुआ है, इसी साल ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने। तो जब ये चुनाव आयुक्त बने तो साइंस के विद्यार्थी लॉजिकल तो होंगे।
तो उनको जो कुछ भी दिखा एज ए चुनाव आयोग और एज ए मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, दोनों के रूप में जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने अध्ययन किया, देखा तो इस देश में जो है डेमोग्राफी बदल रही है, इस देश में घुसपैठिया बढ़ रहे हैं, और घुसपैठिए के साथ ही साथ उसके समर्थक भी बढ़ रहे हैं उनके। तो फिर उन्होंने कहा क्या किया जाए, फिर उन्होंने चुनाव आयोग का जो बक्सा है उसमें ढूंढना शुरू कर दिया। फिर इनको मिल गई ये जो पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों को मारने की दवा मिल गई। उन्होंने निकाला और उसको जो है स्प्रेड करना शुरू कर दिया, उसका पंप करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये इन्होंने वो किया, उसको जो पेस्टिसाइड है उसको, उसका नाम पहले से ही था, हालांकि वो अलग थे, उसके रूप अलग थे, लेकिन था वो पहले से। उसका नाम है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू वोटर लिस्ट का। उसकी गहराई से वो करो, जांच करो कि यार जो वोट दे रहे हैं वो इस देश के नागरिक है भी या नहीं है, वो काबिल भी है या नहीं है। अब इसके बाद तो जो है, जो वोट बैंक, जिनका ये वोट बैंक हुआ करता, जो 30-40 साल से 70 से लेकर के 70 से आप ज़्यादा समझ लीजिए कि 70 से ज़्यादा ये घुसपैठ हुई, और बाद में 20-30 साल में सोनिया राज में तो खैर अति हो गया था। वहाँ से लेकर के जो ये पूरे भारत में फैल चुके हैं, बंगाल से लेकर के बिहार में, क्योंकि उसका नज़दीक बिहार ही है, फिर उड़ीसा और झारखंड उस तरफ ईस्टर्न से लेकर के, और पूरे देश के कोने कोने उत्तराखंड तक ये पहुंच चुके हैं, ये सारे घुसपैठिए। हालांकि घुसपैठिए तो जो है 1952 में लियाकत और नेहरू समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देश के नागरिक आ जा सकते थे और उनको कोई वो नहीं लगी। तो ऐसे बाद में जम्मू कश्मीर में कई लोग ऐसे मिले जो अवैध थे, पाकिस्तानी नागरिक थे, लेकिन यहाँ वर्षों से रहते हैं, उन्होंने वोटर कार्ड बना दिया, वोट भी दे दिया, सब कुछ करे, यही का खा रहे हैं, उनकी पत्नियाँ या पति यहीं के बसे हुए। तो इस ढंग से जो है जब उनको लग गया तो उन्होंने कहा चलो भाई इसका छिड़काव किया जाए। तो सारे के सारे बिलबिला गए। उनकी बात छोड़िए, जो घुसपैठी हैं, जो उनके समर्थक थे, जिनका वर्द हस्त इनके ऊपर था, वो सब बिलबिला गए, दौड़ दौड़ कर चले गए सब, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में। हाय मालिक क्या हो गया, देखिए ये इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और ये अप्रत्यक्ष रूप से जो उनका कहना था, ये NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को जो है लागू करना चाह रहे हैं। तो क्या हो गया, ठीक है वो नहीं कर रहे, लेकिन क्या होगा अगर माना कोई ये ऐसा रजिस्टर बनता है जिसमें केवल भारत के ही लोग हों, भारत के नागरिक यहाँ के नागरिक के रजिस्टर में हों, तो आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों चाहते हैं? इसलिए इन्होंने CAA का विरोध किया था, जबकि CAA का किसी से कोई लेना देना नहीं था। CAA का सिर्फ मतलब ये था कि जो प्रताड़ित है हिंदू और जो गैर इस्लामी देशों में विधर्मी जो प्रताड़ित हैं, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, उन सबको जो है अगर भारत है आए हुए हैं, घुसपैठ करके आ गए, तो उनको यहाँ की नागरिकता दी जाए। लेकिन उन्होंने विरोध किया, और कितना हिंसक विरोध किया आप तो जानते ही हैं कितना हुआ। फिर जब उसे सरकार नहीं ली तो फिर उन्होंने किसानों के नाम पे खालिस्तानी की मदद से आंदोलन किया, मतलब किसी न किसी तरह से। तो अब ये जो नए डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने मर्ज पकड़ लिया, इस देश को कौन खा रहा है, कौन दीमक की तरह इसको कर रहा है, और उन्होंने उसकी दवाई निकाल दी अपने बक्से से, जो है ये पेस्टिसाइड निकाल दिया, सारे छिड़क दिया उन्होंने। अब इसका सबसे पहले तो ये हुआ बिहार में हुआ, तो सारे के सारे चले गए। और नेचुरली अगर इनके संरक्षक जाएंगे तो बगैर वकील को तो नहीं जाएंगे, और वकील के नाम पे 2 ही 3 हैं, अपने कपिल सिब्बल हैं, एक सिंघवी साहब हैं, दोनों को राज्यसभा चाहिए, किसी के लिए भी चले जाते हैं। और दूसरा क्या है कि जज भी बड़े सारे मानवाधिकार उनको यहीं पर नजर आते हैं, और कहीं नजर नहीं आते, यहाँ पर आते। तो जो कि उनके क्षेत्र से बाहर था, लेकिन इतनी धमकियाँ पूरे उसमें, लेकिन इस शख्स ने ये गालियाँ सुनता रहा, ये सब कुछ, सबके जजों को भी डांट सुनता रहा, उसका जवाब देता रहा। अब राहुल गांधी की तो जिंदगी ऐसे बीत रही है, जब EVM का नहीं हुआ, किसी और का नहीं हुआ, तो उसने वोट चोरी का आरोप लगा दिया। वो रोज बकवास करता रहता है, ये जवाब देते रहते हैं। और ये जो शुद्धिकरण चल रहा है, आप मानेगा, ये इस देश को बचाने का एक मंत्र है। अब इसके बाद जो है अब इन्होंने जो है एक करके देख लिया, अब जो है बाकी राज्यों में 10-12 राज्यों में, इसके बाद बंगाल में शुरू हो गया। अब एक इन्होंने जब बिहार का वो चल रहा था तो कहने लगे कि साहब आपने इतनी जल्दी क्यों किया, अभी तो चुनाव होने हैं। अब जज साहब ने भी कहा हाँ समय बहुत कम है, क्योंकि जजों की मेंटेलिटी क्या होती है, क्योंकि किसी भी केस को 2-2 पीढ़ी 3-3 पीढ़ी तक लटका के रखना, तो वो सोचते जैसे हम हैं वैसे सारी दुनिया है, वैसे पूरा कामकाज चलता है,
1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक लटकाते रहो। उन्होंने कहा कि हम करके दिखाएंगे, और 1-2 महीने में उन्होंने फाइल करके चुनाव भी करवा दिए। कल अंतिम चुनाव है, कल या परसों जो भी है, 11 तारीख को अंतिम चुनाव है, तो वो उन्होंने करके देख लिया। अब ये जो है बिलबिला गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा इनमें है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल, क्योंकि सारी की सारी राजनीति वहाँ घुसपैठियों पर ही टिकी हुई है। ममता बनर्जी का जो राज चल रहा, उससे पहले जो कम्युनिस्टों का राज चला, ये सब इसी में चल रहा था। और उससे पहले जो कांग्रेसों का राज चल रहा था, वो उनकी अपनी पुरानी साख थी, भाई कांग्रेस उस जमाने में दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब जगह इन्हीं का राज था। तो ममता बनर्जी बौखला गई, और उसने क्या क्या धमकियां नहीं दी, क्या क्या नहीं किया, और इस बात की बहुत संभावना, अगर ज़्यादा कुछ करेंगे तो यहाँ राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि वो सिर्फ आज की डेट में सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति वही है, और इनके खिलाफ जो है आपका भी विदेशों में, इनके खिलाफ केवल भारत में नहीं है, विदेशों में भी जो है रिपोर्ट छपती है, जो यहाँ पे कहते हैं उसको रूप दे करके, और जैसे इनकी आदत है विदेशी उस पर, क्योंकि ज़्यादातर विदेशी जो है जो मीडिया है सब सोरोस का खरीदा हुआ है और एंटी भारतीयों का है, जितने मैंने कई बार कहा कि वाशिंगटन पोस्ट चलाना फलाना। तो अब ये शख्स जो है इस देश का शुद्धिकरण कर रहा है, इस देश को बचा रहा है, जिसकी एकता सरदार पटेल ने करी थी, इस देश का एकीकरण उन्होंने किया था। तो जो इसको विखंडन करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उस पर इन्होंने रोक लगा दिया। और आप आगे देखिए तमिलनाडु वाले, अब मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब तमिलनाडु और केरल भी वो करने लगे, तो पता चला ये सिस्टमेटिक रूप से वहाँ से घुस करके और उन राज्यों में जाते हैं जहाँ इनको संरक्षण मिले। तो वो तमिलनाडु में पहुँच गए, केरल में भी पहुँच गए। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि ये लोग यहाँ आएंगे, तो वो भी विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या है, अब जैसे आपको मैं एक ही बताऊं कि इसके खिलाफ रोज राहुल गांधी गाली देता है, लोग सब लोग पूछते हैं भाई राहुल गांधी ये जो है चुनाव आयोग वो क्यों नहीं करता है, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं करता। भैया बात ये है कि राहुल गांधी ने इतने कुकर्म किए हैं कि वो कभी भी जेल जा सकता है, लेकिन इसका माई बाप जो है कोलोजियम सिस्टम है, तो क्या क्यों करके जाना है, क्यों जाएगा। ये जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, जिनको अब इन्होंने ज्ञानेश कुमार गुप्ता बताना शुरू कर दिया, पूरी जिंदगी उन्होंने ज्ञानेश कुमार करके काटी, लेकिन अब जो है ये गुप्ता बताने लगे। अब दूसरा क्या है कि ये उनका डोमियन है, ये सब उनका अधिकार क्षेत्र में है, किस तरह से वो करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आदत आ गई है कि जैसे आप ये देखिए, आपने सुना पाकिस्तान में क्या हुआ, सेना ने ऑफिशियली जो है अमेंडमेंट करके अपने को सर्वोच्च घोषित कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर भारत में भी जो न्यायपालिका है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसने अपने को इम्पोज कर दिया सभी संस्थाओं के ऊपर। अदरवाइज जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे चुनाव आयोग है, बराबर का दर्जा दोनों संवैधानिक रूप से वो है। लेकिन यह है कि आप अक्सर देखते होंगे हर जगह वो सुप्रीम कोर्ट टांग रहा रहता है, कोई डीएम दिख गया, कोई आईएएस दिख गया तो उसको झाड़ दिया, कोई नेता पे तो खैर कम करते हैं, क्योंकि नेता तो उधार के रख देते हैं। लेकिन जितने भी अधिकारी हैं सब पे अपना जो है वो इम्पोज करते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हम सुप्रीम हैं, और उन्होंने अपने को पूरा इम्यून कर दिया। इसलिए नहीं जाते हैं, या सरकार भी नहीं जाती है राहुल गांधी के खिलाफ, जो बोलता रहता है पूरा देश पर ये नंबर 1 है। लेकिन किससे बोले, न्यायपालिका तो नहीं करेगी, क्योंकि ये तब उन्हीं के टाइम की। तो फिर क्या होता है, फिर जनता पे ही विश्वास करना पड़ता है, जनता ही कुछ करेगी, और जनता ही कर रही है। तीसरी बार अगर मोदी जी की सरकार आई है तो ये सबके मुंह बंद करने के लिए, चाहे वो न्यायपालिका हो कोई पालिका हो। धन्यवाद। तो आप भी सराहना कीजिए इन ज्ञानेश कुमार जी का, जो सबसे चर्चित है और जो सबसे ज़्यादा इसमें घृणा के पात्र बने हैं विपक्षियों के, उन लोगों की घृणा के पात्र बने हुए जो इस देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट